अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम? कौन कौन से डिफेक्ट है बार्टर सिस्टम में? कौन बताएगा? यस दीपांशी। वेरी गुड। देखो, वेरी गुड। डिफेक्ट पूछे, लिमिटेशन पूछे। बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन है वो क्या है? मेन जो उसकी लिमिटेशन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। और एक और डिफेक्ट है बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम में जो भी गुड्स हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें अब कोई चीज खरीदनी है तो मॉनिटरी हमें तो हम चाहे हमें ज्यादा पेमेंट करनी हो, कम पेमेंट करनी हो, हम कर सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। बार्टर सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर आपको राइस परचेज करना है और आपके पास हॉर्स है, तो पॉसिबल नहीं है कि राइस की पेमेंट करने के लिए आप हॉर्स को डिवाइड कर पाओ। तो एक तो बार्टर सिस्टम की जो भी लिमिटेशन है, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और यही जो मनी की फंक्शन है, मनी की फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये मनी की स्टैटिक फंक्शन है। और इसमें भी मनी का के जो मेन फंक्शन है उनको हम मेन और सेकेंडरी या प्राइमरी और सेकेंडरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मनी के जो प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ये मनी के मेन फंक्शन है। और मनी के जो बाकी के जो फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, वो मनी के सेकेंडरी फंक्शन है। तो प्रिंसिपल या मेन फंक्शन कौन से है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। बाकी के जो फंक्शन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, वो मनी के सेकेंडरी फंक्शन है। और ये जो मनी को हम ये इसके जो फंक्शन के फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये मनी के स्टैटिक, हम कह सकते हैं मनी स्टैटिक फैक्टर है। मनी डायनामिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो जो एक्सचेंज थे वो लिमिटेड थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हमारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मनी की वजह से हमारे जो एक्सचेंज है वो हमारे अनलिमिटेड होते हैं। और एक्सचेंज इंक्रीज हो जाने की वजह से जो इन्वेस्टर्स है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, जिससे डिमांड इंक्रीज होती है। मनी डायनामिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, यानी कि मनी से हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है, हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है। Which of the following is the credit money? जो हमारे चेक है, हमारे जो ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या हमारे जो भी प्रोमिसरी नोट है, चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये हमारे क्या है? क्रेडिट मनी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, which of the following is the credit money? तो हमारे सारे के सारे क्या हैं? क्रेडिट मनी हम इनको बोल सकते हैं। नियर मनी,
Which of the following is near money? Near money means ऐसा मनी या ऐसी जिनको हम मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नियर मनी में हम इंक्लूड करते हैं बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज है, ये हमारा मनी का काम तो नहीं करता, इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम नियर मनी बोलते हैं क्योंकि इनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है मनी की टर्म में। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द नियर मनी, तो बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटीज ऑल आर नियर मनी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक लिस्ट दी जाए कि इनको आप अरेंज करो कि पहले कौन सा मनी था, तो बार्टर सिस्टम में हम यूज करते थे कमोडिटी मनी, उसके बाद हम मेटेलिक मनी, जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटेलिक मनी, उसके बाद हमारा पेपर मनी, क्रेडिट मनी, और उसके बाद अब हमारा जो प्लास्टिक मनी। तो हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले कि इनको अरेंज करिए, तो सबसे पहले कमोडिटी मनी यूज किया जाता था बार्टर सिस्टम में, उसके बाद मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी और फिर प्लास्टिक मनी। जनरल पब्लिक से आरबीआई की डीलिंग होती है? नहीं। आरबीआई है, हो सकता है कि आपको इससे पूछ ले जो भी फंक्शन है उनमें कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक की आरबीआई का फंक्शन नहीं है, तो आरबीआई जनरल पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है। जनरल पब्लिक से डीलिंग कौन करता है? कमर्शियल बैंक। आरबीआई का जनरल पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए institutions that accept deposit for lending, institutions that accepts deposits for lending, हम क्या कहेंगे? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक? ये हमारा है कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक है उनका ये मेन पर्पस है, तो हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसी डिपॉजिट का यूज करके वो लेंड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। हम जो अपना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट कराते हैं, बैंक हमें उस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। जो हम अपना पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट कराते हैं और बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसको हम बोलते हैं बोरोइंग रेट। और फिर उस पैसे का कई गुना कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, मनी की सप्लाई करता है, तो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं लैंडिंग रेट। और इन दोनों का जो डिफरेंस है बोरोइंग रेट और लैंडिंग रेट का, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड मींस ये कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है, क्योंकि हमसे जो वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये उनका रेवेन्यू है, और इसमें से फिर जो हमें वो इंटरेस्ट पे करते हैं वो उसमें से अगर लेस करते हैं तो जो भी उनका बचेगा उसको हम स्प्रेड बोलते हैं, यानी कि ये कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक लिस्ट दे दे, इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक के फंक्शन है। आप कोई भी फंक्शन दे दिए
इनमें से कौन से सेंट्रल बैंक के फंक्शन है? तो सेंट्रल बैंक की जो फंक्शन है वो हम कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक की जो फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशू। जो करेंसी इशू करने का जो राइट है, जो अथॉरिटी है, वो सिर्फ आरबीआई के पास है। और आरबीआई हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में जो इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। और हमारे यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी में जो बैंकिंग सिस्टम है, मनी की सप्लाई है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो बेटा देखो, जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें आपसे मनी का मीनिंग पूछ सकते हैं, फंक्शन ऑफ मनी, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम का मीनिंग, सीसी इकोनॉमी। और उसमें उसके जो भी लिमिटेशन है, अलग अलग उन लिमिटेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद उसमें जो भी फिएट मनी है या लीगल टेंडर, हम किसको बोलते हैं? लीगल टेंडर को भी फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में। इसके अलावा हमारा प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट क्या है, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है। हाई पावर्ड मनी के जो कंपोनेंट है वो कौन से हैं? हमारी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को मेजर करने के ऑल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट है, जो मेजरमेंट है, वो कौन से हैं? M1, M2, M3, M4। मनी सप्लाई में जो M1 है वो हमारा इक्वल है CC प्लस DT के। ये हमारी नैरो कॉन्सेप्ट है। जो हमारी M1 है ये नैरो कॉन्सेप्ट है, M4 हमारी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहें कि C प्लस DD, मनी सप्लाई इक्वल टू C प्लस DD, ये नैरो कॉन्सेप्ट है या ब्रॉड है? ये नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर हम मनी सप्लाई लिखे इक्वल टू C प्लस DD प्लस टाइम डिपॉजिट, ये हमारी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हाई पावर्ड मनी, इसके जो हमारे कंपोनेंट है, एक तो जो मनी सप्लाई का है यही है C करेंसी, इसमें हम कह सकते हैं हमारे रिजर्व। मनी सप्लाई तो क्या है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन डिमांड डिपॉजिट। और हाई पावर्ड मनी क्या है, जिसको हम मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, करेंसी हेल्ड बाय पीपल प्लस में कैश रिजर्व। या अगर हम इसको अलग अलग डिफाइन करें तो करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री प्लस में गोल्ड कैश ऑफ कमर्शियल बैंक। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है सीआरआर की जो परसेंटेज है, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं, कैश रिजर्व। कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक व्हिच दे कीप विद आरबीआई। फिड्यूशरी मनी आपसे पूछा जा सकता है, फुल बॉडीड मनी या क्रेडिट मनी। इसके अलावा हु सप्लाइज मनी, जो भी हमारे कॉइंस हैं उनको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जितने भी हमारे ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइंस प्लस में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और बाकी की जो पेपर करेंसी है वो कौन इशू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए मिनिमम जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो है 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। क्या जो कमर्शियल बैंक है वो करेंसी इशू करते हैं? नहीं। जो कमर्शियल बैंक है वो करेंसी इशू नहीं कर सकते, लेकिन वो मनी की सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट बाय गिविंग लोन। मनी का जो हमारे मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, मनी क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज।
मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन किसने दी थी? हार्टले विटनेस। हार्टले विटनेस ने ये डेफिनेशन दी थी, मनी को डिफाइन किया था। एक काम करके तुम एक नोटिस कर लो। बैंक टू द पब्लिक, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स या बैंकर्स बैंक। इसमें ध्यान से देखना है, ये तो हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन है। सेंट्रल बैंक क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, एक तो नोट इशू करता है, करेंसी इशू करता है। गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में उसका बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। बैंकर उसके अकाउंट मेंटेन करता है गवर्नमेंट के, सेंट्रल बैंक। एजेंट के रूप में उसकी सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है और एडवाइजर के रूप में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो उस केस में जो डेफिसिट है उसको भी फाइनेंस करता है। बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक है, वो बैंक हमारे बैंक है उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद कोलेक्टर, अगर प्रोवाइड करता है तो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट कोलेक्टर, विदाउट सिक्योरिटी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका कस्टोडियन कौन है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। फॉरेन एक्सचेंज का जो कस्टोडियन है, जो रिजर्व मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी का, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक सिर्फ फॉरेन करेंसी में सेल और परचेज करता है, उसकी जो कस्टोडियन है वो कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक हमारा। और वही मैनेज्ड फ्लोटिंग भी करता है। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी भी बनाए रखने की कोशिश करता है। जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। अब आप ध्यान से अपने क्वेश्चन को रीड करना कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना मींस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। एक्सेस डिमांड है तो मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करता है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो डेफिशिएंट डिमांड कम है मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, उसको इंक्रीज करना है। दोनों ही सिचुएशन को हम कहेंगे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन ये जो हमारा है बैंकर टू द पब्लिक, पब्लिक का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। तो ध्यान से रीड करना है, ये यहाँ पे गवर्नमेंट या बैंक नहीं है, बैंक टू द पब्लिक, तो वो हमारा है कमर्शियल बैंक। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म कब हुआ? 1991 में। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म कब हुआ? 1991 में। हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी एलपीजी। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मींस इनको हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं। इनके अगेंस्ट चेक इशू नहीं किए जा सकते, इनको हम चेकेबल डिपॉजिट नहीं कह सकते। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट जिसको हम जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, जो हमारा सेविंग अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, इसमें हमारा जो भी पैसा जमा है उसको हम किसमें इंक्लूड करेंगे? डिमांड डिपॉजिट।
अब बैंक हमें जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो हमें लोन प्रोवाइड करता है, वो भी हमारा डिमांड डिपॉजिट है, उसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं, क्योंकि वो बैंक ने ही उसको सप्लाई किया है, बैंक ने ही हमें लोन प्रोवाइड किया है, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट मींस जो भी बिजनेसमैन है उनको वो अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर उनका 50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट है, उनकी एक लिमिट होती है कि वो 70,000, 1 लाख, 2 लाख कहाँ तक पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। जितने पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट है, अगर हम उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लें। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, की जो कमर्शियल बैंक है वो कितना नहीं, जो हमारा प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट है, इनिशियल डिमांड डिपॉजिट है, या तो कैश रिजर्व है, उसका कितना गुना मनी क्रिएट कर सकता है कमर्शियल बैंक, वो डिपेंड करेगा के पे। क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक, ये हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो भी पॉलिसी यूज करता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक हमारी होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट जो अपनी बजट पॉलिसी का यूज करता है, अपने बजट का यूज करता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी। लेकिन सेंट्रल बैंक जब मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी यूज करता है उसको हम क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, वो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करता है जब ओवरऑल मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है इन द इकोनॉमी। कंट्री में, पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है, यानी कि मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आरबीआई यूज करता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। भी आपसे पूछे जा सकता है कि आपको 3-4 ऑप्शन दे दे और उसमें से ये कहे कि इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम इंक्लूड करते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट सेक्टर्स में, कुछ एरियाज में, सेक्टर्स में भी अगर कुछ एरियाज में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है या कुछ एरियाज में, कुछ सेक्टर्स में मनी की सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो आरबीआई यूज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हम इंक्लूड करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मींस परसुएशन भी बोल सकते हैं आप इसको, एडवाइस करना। जब सेंट्रल बैंक लेटर्स के थ्रू कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो स्ट्रिक्ट होने को बोलता है, और जब एफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो लिबरल होने को बोलता है। तो पहले आरबीआई है वो मोरल सुएशन में एडवाइस करता है, परसुएशन, उसके बाद प्रेशराइज करता है। फिर ना माने, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के डायरेक्टिव्स को फॉलो ना करें, तो आरबीआई कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकता है। ये हमारे 3 जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम इंक्लूड करते हैं क्वालिटेटिव में, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड मोरल सुएशन। भी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आरबीआई यूज करता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह भी और क्वालिटेटिव की तरह, तो वो हमारा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन को यूज किया जाता है as a quantitative instrument as well as qualitative instrument. इसमें हो सकता है कि आपको कोई डेफिनेशन दे दे और पूछ ले कि ये क्या है, एसीआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है।
इन सब का मीनिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट, देखो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों सेम है। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद सिक्योरिटी, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया है विद सिक्योरिटी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का जो दूसरा नाम है वो है रीपरचेज रेट। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट सिक्योरिटी तो उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, और इसका दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट। जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विदाउट सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम कहेंगे बैंक रेट। और जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है विद सिक्योरिटी, जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम कहेंगे रेपो रेट। ऐसे ही जैसे अगर हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक अपने जो उनके पास एक्स्ट्रा रिजर्व है उसको अगर वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर क्या है? टोटल डिपॉजिट्स के मिनिमम परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हैं। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स के जो कमर्शियल बैंक की विद देमसेल्व्स अपने पास रखती है इन लिक्विडिटी टर्म, in terms of gold, unencumbered security and cash. ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है वो सेल और परचेज की जाती है। नेक्स्ट हमारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप कोई ना कोई सिक्योरिटी, कोई आप कोलेटरल बैंक के पास पहले डिपॉजिट कराते हैं, फिर बदले में बैंक आपको लोन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी जमीन के पेपर बैंक के पास रखे हैं तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू, अगर सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू है 100 और बैंक ने इस 100 के बदले में आपको लोन प्रोवाइड किया है 80, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग में आरबीआई कोटा फिक्स कर देता है। कोटा मींस एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इस एरिया में, इस सेक्टर में इतना लोन प्रोवाइड करना है, उससे ज्यादा लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करा सकता। मोरल सुएशन, इसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पहले परसुएट करता है, एडवाइस करता है, उसके बाद प्रेशराइज करता है। फिर भी अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की जो भी उसने डायरेक्शन दी है, डायरेक्टिव्स दी है, उनको फॉलो ना करें तो सेंट्रल बैंक उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, कम्बैट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या फिर टू एनकरेज मनी सप्लाई, टू इंक्रीज मनी सप्लाई, आरबीआई क्या करेगा? ध्यान रखना है एक्सेस ज्यादा है, मनी की सप्लाई ज्यादा है, उसको कम करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर एक्सेस डिमांड है मींस ज्यादा है तो आरबीआई आपसे जो भी पूछे इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट को इंक्रीज, जितनी भी रेट है इनको इंक्रीज करेगा, बैंक रेट को भी, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, सीआरआर को, एसएलआर को, मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सेस डिमांड के केस में ये इनको आरबीआई इंक्रीज करता है, सबको एक साथ इंक्रीज नहीं करता। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे बैंक रेट पूछे तो बैंक रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए रिवर्स रेपो रेट तो उसको भी इंक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना है जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है, आपके 6 जो इंस्ट्रूमेंट है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक्सेस डिमांड के केस में रिजर्व बैंक इनको इंक्रीज कर देता है। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट मतलब कम है, मनी की सप्लाई कम है, इसको करेक्ट करने के लिए, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इन जो 6 इंस्ट्रूमेंट है इनको कम कर देता है। बैंक रेट को कम कर देगा, रेपो रेट को कम कर देगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा, सीआरआर को कम कर देगा, एसएलआर को कम कर देगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस डिमांड के केस में सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की
सिक्योरिटीज को सेल करता है, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, यानी कि मनी की सप्लाई ज्यादा है, कम करनी है। तो आप अपने आप सोच के देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करेगा तो सिक्योरिटी हमारे पास, कमर्शियल बैंक के पास, और पैसे आरबीआई के पास, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड के केस में जो सिक्योरिटीज है उनको सेल करता है, और डेफिशिएंट डिमांड के केस में सिक्योरिटीज को परचेज करता है। तो क्रेडिट राशनिंग आपसे पूछी जाए तो एक्सेस डिमांड के केस में आरबीआई है वो क्रेडिट राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है, शुरू कर देता है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लेता है। अगर पहले से कोई कोटा फिक्स कर देता कर रखा है, कोई लिमिट फिक्स कर रखी है, तो उसको रिमूव कर देता है। मोरल सेशन में अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्ट होने को बोलता है, स्ट्रिक्ट मतलब कम लोन प्रोवाइड करे। और अगर एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो इसमें जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है टू बी लिबरल, कि ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करे। इसके अलावा इसमें जो भी सेंट्रल बैंक का जो और जो कमर्शियल बैंक में जो आपका डिफरेंस है उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन कौन है, कमर्शियल बैंक है या सेंट्रल बैंक है। जनरल पब्लिक से डीलिंग किसकी है, कमर्शियल बैंक की है, सेंट्रल बैंक की है। मनी इशू कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकता है या कमर्शियल बैंक कर सकती है। प्रॉफिट मोटिव किसका है, सेंट्रल बैंक का है या कमर्शियल बैंक का है। इकोनॉमी में जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल बैंक की है या कमर्शियल बैंक की है। या जो भी सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है उनमें से कोई भी फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे को मीनिंग दे दिया और पूछ लिया कि ये कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, सही फिर जो फॉलोइंग जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक की है या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। के और एमपीसी में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। के और एमपीएस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। जो आपका एपीसी है, एपीएस है, एमपीसी है, एमपीएस है, इसमें से आपसे इनसे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमपीसी है या एमपीएस है क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं। एमपीसी और एमपीएस के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में मींस ना तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती ना ही ये 0 से कम हो सकती। ये दोनों ही एमपीसी और एमपीएस इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बता दिया है कि इनकी वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। ना तो 1 से ज्यादा होगी